इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। कहा, राज्य का समग्र विकास गांवों के सशक्तिकरण पर निर्भर, सरकार गांव केंद्रित विकास पर लगातार कर रही है काम। देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर बयानबाजी जारी। हिमाचल सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आज से पहले बीजेपी ने महिलाओं को क्यों नहीं दिया मंच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक वार्षिक परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हजारीबाग की बेटी प्रियांशी ने मारा राज्य में टॉप। परिवार और स्कूल का नाम किया प्रदेश में रोशन। जबलपुर के एक भूसे के गोदाम में पिछले 3 दिनों से आग का तांडव जारी। फायर ब्रिगेड अभी तक आग पर नहीं पा सकी काबू। स्थानीय लोगों में बना हुआ डर का माहौल। प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि राज्य का समग्र विकास गांवों के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होंगे तो ही राज्य मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव केंद्रित विकास पर काम कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत गांवों में है और बिना ग्रामीण विकास के राज्य और देश की प्रगति संभव नहीं है। मंच पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी, मंत्रिमंडल सहयोगी शिल्पी नेहा तिर्की जी, सुरेश बैठा जी, उपस्थित विधायिका ममता देवी जी, विधायक राजेश कच्छप जी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, पंचायती राज के निदेशक राजेश्वरी बी जी और यूआईडीआई के श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी ऐसे लोग हैं जो गांव से और गांव के लोगों से सबसे करीब रहते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में आप सरकार के एक आंख कान नाक सभी कुछ आप लोग। आपकी कार्यकुशलता से ही राज्य का समग्र विकास की जो रास्ते हैं उस रास्ते को तय किया जा सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि राज्य तभी विकास करेगा जब हमारा गांव विकास करेगा। गांव हमारा शहर पूरे राज्य का जड़ है और जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। और हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है
कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हो, बूढ़ा बुजुर्ग किसान महिला सभी के चेहरे में मुस्कान। और हमारी सोच शुरू होती है गांव से, और इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार। आज अलग अलग चरणों में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारियों को हम लोगों ने आपके पंचायतों तक पहुंचाया। आपके पंचायतों में कैंप लगे, विभिन्न चरणों में आपकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर करने का हमारा प्रयास रहा, और ये निरंतर चलता भी रहेगा। कई ऐसे सुदूरवर्ती ऐसे भी जगह हैं जहां सड़कें भी नहीं है, नदियों से घिरा हुआ गांव, पुल भी नहीं है, पगडंडियों से चलकर, कोई ट्रैक्टर से चलकर, कोई मोटरसाइकिल से चलकर, कोई बैलगाड़ी से भी चल करके आपके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया। और हमेशा से ये शिकायत आती रही है कि राज्य में जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उस तक सरकार की ना आवाजें पहुंचती थी, ना योजनाएं पहुंचती थी। लेकिन अब वो दिन खत्म। अब सरकार की नजरें भी जाएगी, आवाज भी जाएगी और योजना भी जाएगी। और इसको वहां तक पहुंचाना, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो आप सभी। आपके बगैर हमारी वहां तक पहुंच भी बहुत कठिन है। देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, जहां हिमाचल सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था। अगर इनकी मंशा ठीक होती 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देते, लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इन्होंने विशेष सत्र बुलाया। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले आपने महिलाओं को मंच क्यों नहीं दिया? नहीं, देखो, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान और विशेष करके हिमाचल प्रदेश में जो ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, और ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इनसे ज़्यादा सुख चिंतक कोई भी नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 1997 में इंट्रोड्यूस किया था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 1/3 महिलाओं को जो राज्यसभा है और लोकसभा में जो है वो जगह दी जाए, मगर उन्होंने इसका विरोध किया था। और अब दोबारा से 2023 में दोबारा से बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हुए, और चुनाव से ठीक पहले 2023 में इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया और ये कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा, और साथ में ये भी कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव तो उसमें इंट्रोड्यूस करते, और उस महिला आरक्षण बिल को सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी सब सपोर्ट किया, और सर्वसम्मति से और 2/3 बहुमत से ज्यादा वो पास हुआ, और उसमें बिल का रूप लिया गया है। मगर उसमें इन्होंने खुद लिखा अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करते, और जो 542 सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण महिलाओं को देते, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं थी। अब जब दोबारा से चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण
वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है और पौंडीचेरी में 5 राज्यों के चुनाव थे। उसके ठीक पहले और विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल सेशन जो है वो इस बिल को पास करने के लिए बुलाया इन्होंने। और चुनाव को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर देखते थे। बीजेपी को अपने आप में पता था कि इनके पास जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये कह करके कि नंबर 1 पहले जो 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें कहा था कि 2026-27 में जो सेंसस होगा उस आधार पे जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इनका स्टैंड दोबारा से क्यों चेंज हो गया? जब ये पहले बिल में 2023 में ये कहते थे कि नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा और 2026-27 में जो नया डिलिमिटेशन हिंदुस्तान में होगा उस आधार पे 2029 में महिला आरक्षण बिल है और महिलाओं को कितनी संख्या सीटें दी जाएगी वो होगा। मगर चुनावी लोकसभा विधानसभा को देखते उन्होंने किया। और आप ड्रामा देखिए बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्टेज पे बैठाया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी हैं और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? और आज के बाद भी आप देख लेना, उस दिन के बाद महिलाओं को कभी भी स्टेज पे कुर्सी नहीं मिलेगी। मगर एक नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है इनकी मंशा इनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 राज्यों में कोशिश की है और अच्छी तरह जानते थे ये बिल पास होने वाला नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष के परिणाम ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल 500 में से 498 अंक हासिल कर हजारीबाग की बेटी स्टेट टॉपर का मुकाम हासिल किया है। उन्हें कुल 99.60% मिले हैं। आपको बता दें कि स्टेट टॉपर इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्रा है। झारखंड काउंसिल एकेडमिक का कल परिणाम जारी किया गया, उसमें आपको झारखंड में 2 स्थान प्राप्त किया, कैसा महसूस लग रहा है? क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, मैं मतलब वहां से कभी ऐसा बड़ा मुकाम तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जिस तरह से आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आपके पिताजी काफी स्ट्रगल किए हैं और आज आपने झारखंड में टॉप स्थान प्राप्त किया। अपने पिताजी से लेकर अपने शिक्षक को क्या श्रेय देना चाहते हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा, तो उनके लिए तो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना समय दिया मेरे पढ़ाई को लेकर, मेरे करियर को लेकर, हम लोग को मोटिवेट करने का भी एक जिम्मेदारी, तो बहुत ही अच्छा रहा। क्या उम्मीद थी आपका कि झारखंड में टॉप करने का? उम्मीद तो था कि हाँ 10 तक में तो आ ही जाएंगे, लेकिन 5-3 तक मुझे लगा था ज्यादा, फर्स्ट में नहीं। आप सुनने में आ रहा है कि आप म्यूजिशियन में भी बहुत आपका रुचि है, क्या है इसका सच्चाई? हाँ, बचपन से ही मुझे बहुत, शायद इस मामले में शायद जब मैं ब्लेस्ड खुद को मानती हूँ, क्योंकि मैंने उतना ज्यादा रियाज वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन जब ट्राई करती हूँ तो हो जाता है इससे। आने वाला दिन में आप क्या बनना चाहते हैं? JPSC UPSC तय करना चाहते हैं। इसमें आपका माता पिता का क्या योगदान रहता है घर पे? माता पिता का तो बहुत योगदान रहना भी चाहिए, किसी भी अगर स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो बच्चा का तो जरूरी है। जब आप क्लास में रहते थे तो बच्चे लोग आपके जो सहपाठी होते थे, कैसा आपके साथ? सब एक से एक, मैंने मतलब हर तरह के हॉस्टल में अगर मैं रही हूँ, क्योंकि मतलब वो एक गर्ल्स हॉस्टल है, तो हर तरह के वहाँ के, मतलब मैंने हर तरह की परिस्थिति को वहाँ पे फेस किया है, बहुत ही खराब से लेके बहुत ही अच्छा। क्या परिचय आपका? प्रियांशु, दीपूगढ़ से अभी, लेकिन रियल घर में लोगों। चतरा के टंडवा में बढ़ते तापमान और जल संकट को देखते हुए नॉर्थ करणपुरा परियोजना ने प्रभावित गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर सेवा शुरू की है। टंडवा के लिए 3 टैंकर और गरीलोंग कामता के लिए 2-2 टैंकर निर्धारित किए गए हैं। इस सेवा का शुभारंभ अभिषेक आनंद
राहुल कुमार और नसीम अहमद ने टंडवा मुखिया सुनीता देवी और सांसद प्रतिनिधि सुनील चौरसिया की उपस्थिति में किया है। साथ ही गणमान्य लोगों ने टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर सेवा शुरू की। यह पहल क्षेत्र में पेयजल संकट से राहत दिलाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रामगढ़ के पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत की गई। इस तहत 50 छात्राओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पीटीपीएस अस्पताल में कराया गया। कार्यक्रम में महिला समिति के अध्यक्ष रेणु सहगल ने छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के प्रति जागरूक करते हुए मिशन का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों और गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। सागर में डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के बावजूद जिले में चना मसूर खरीदी केंद्रों पर जूट बारदाना की समस्या बरकरार है। बारदाना की कमी के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है और केंद्र प्रभारियों के साथ साथ किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि खरीदी के दौरान 250 ग्राम तक अधिक वजन लिया जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी में उन्हें 2-3 दिनों तक बारदाना आने का इंतजार करना पड़ रहा है। समस्या से नाराज किसानों ने तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का आह्वान किया। इस संबंध में किसान नेता अनिरुद्ध से भी बातचीत की गई। ये आपका नाम? अनिरुद्ध ठाकुर, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। ये बारदाने की समस्या क्या है आप? जिन किसानों ने स्लॉट बुक कर ली है उनकी स्थिति ये है कि बारदाना न आने पर स्लॉट खत्म होने की स्थिति है और यदि एक बार स्लॉट डिलीट होता है दोबारा उसकी गुंजाइश नहीं है कि वो दोबारा कर सके। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों की समय पर तुलाई हो सके। भाई आज तो आपके क्षेत्र में सीएम साहब आए थे। सीएम साहब का बड़ी बातें कर रहे थे, क्या मैंने सीएम साहब का पूरा भाषण सुना है। उन्होंने केवल 2 बार ही गेहूं शब्द का उच्चारण किया है, वो भी गलती से आ गया था। उन्होंने बोला कि गेहूं की फसल बाकी फसलों को छोड़कर उन्होंने अपना पूरा मुद्दा बदल दिया और अपनी बात को पलट दी। ये दुर्भाग्य है कि आज बुंदेलखंड की धरातल पर वो आए और किसानों के बीच रहकर उन्होंने केवल 2 बार ही गेहूं शब्द को उच्चारण किया। ये बहुत निंदनीय है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज किसान जो है ये यहाँ से 14-15 ट्राली जो लाइन से खड़ी है इनको मतलब 2-3 दिन पूरे दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने आप तो जैसे बता रहे हैं कि किसान संघ अध्यक्ष हैं, आपने इस बात को उनके सामने रखा नहीं, उनके कर्मचारियों के सामने? नहीं, ज्ञापन के माध्यम से रखवा दिया है। बाकी तहसीलों से ज्ञापन पहुंच गए हैं और कल भारतीय किसान संघ के हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जाना है और इन्हीं सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। अच्छा, यहाँ खरीदी केंद्र प्रभारी है नहीं अभी और सर्वेयर भी लापता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खरीदी केंद्र प्रभारी का जहां तक कहा जाए तो बारदाना न उपलब्ध होने से किसान नाराज हैं, गुस्से हैं, तो उनको डर रहता है कहीं किसान कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें या कुछ भी ऐसा ना कर दें, तो उनका पता नहीं है। बाकी सर्वेयर का अभी दर्शन भी नहीं हुए उनके। तो वही कह रहे हैं, सर्वेयर भी लापता है, प्रभारी भी नहीं है, किसके भरोसे चल रहा है? लेबर के भरोसे चल रहा पूरा काम। अब जो उनके ऑपरेटर और जो मुनीम वगैरह हैं वो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। अब पता नहीं किस मापदंड पे कितना ले रहे हैं, वजन कितना ले रहे हैं? वजन उपार्जन नीति तो ये कहती है कि 550 लेने चाहिए, लेकिन 600 भी हो जाता है, 650। यहाँ एक भी 600-700 नहीं, यहाँ जितने भी अभी हमने 10-15 बोरे देखे हैं तो सब में 50-800। किसानों से पूछे वो भी कह रहे 50-800। जब मेरी तुलाई होती मैं किसानों को अवगत कराता हूँ कि आप उपार्जन नीति का, और अगर आप कहें तो मैं 10 बोरा भी अब टेली करा दें आपके सामने। नहीं, जैसे मैंने अपनी खुद की तुलाई की थी, मैंने उपार्जन नीति पढ़ी थी, मैंने उनको बताया था कि उपार्जन नीति में इतना है मापदंड, तो मेरा उतना माप तुला था। लेकिन कई किसानों को जानकारी नहीं है। सरकार कई प्रकार के पैसे खर्च करती है लेकिन किसानों को ये अवगत नहीं कराती कि उपार्जन नीति में क्या लिखा है, और कृषि विभाग को ये करना चाहिए कि ताकि किसान तक ये बात पहुंच सके। हाँ, वही चना मसूर दोनों चीजों में 50-800 ले रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा गलत है। सबसे बड़ी चीज गलत है या नहीं? नहीं, ये गलत है यदि वो ले रहे हैं। बाकी मैंने तुलवाया है तो 600 ग्राम तुलवाया। किसान के साथ तो छला हुआ है ये। नहीं है, बिल्कुल है। चलो जी, तो कितने ले रहे हैं ये तुलाई? 50-800। मसूर भी हो, चना भी 50-800 तो ज्यादा है। अच्छा, ने प्रभारी खरीद भी आए, प्रभारी ने सर्वेयर आए, कोई है ही नहीं है, तो बिना के काम चल रहा लेबर के भरोसे। अच्छा, समिति वाले जाने। कौन सी समिति है? त्योरा सोसाइटी। कौन सी? त्योरा समिति। अच्छा, खोराई ब्लॉक लगा था ना? हाँ, खोराई में आते। आप भी किसान हो? कल आए हो? चना रहे कितनों तोल रहे? नहीं, तुलाई कितनी हो रही थी? 50 किलो? नहीं, जो तुल रही कितनी ले रहे हैं? 50 किलो 800 ग्राम तोल रहे हो? 50 किलो 800 ग्राम, वही हम पूछ रहे हैं।
दमोह के तेंदुखेड़ा में शराब बिक्री को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकान सुबह 9 बजे खुलनी चाहिए, लेकिन तेंदुखेड़ा में सुबह 4 बजे ही आधा शटर खोलकर शराब बेची जा रही है। आरोप है कि बस स्टैंड चौराहे पर खुलेआम शराब बिक्री हो रही है और ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं शराबी भी मौके पर ही शराब का सेवन करते देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग पर लापरवाही और संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कलेक्टर और एसडीएम के आदेशों के बावजूद शराब दुकान को बस स्टैंड से नहीं हटाए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में लोगों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई और अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। हजारीबाग के बरही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिन दहाड़े बड़ी डकैती की घटना सामने आई। 4 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर करीब करोड़ों रुपए का सोना और 4 लाख रुपए नगद लूट लिया। बताया जा रहा है कि सभी अपराधियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि अन्य मास्क और गमछे से चेहरा छिपाए हुए थे। सभी के हाथों में देशी हथियार थे। बैंक में घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें अपने कब्जे में लेकर लॉकर खुलवाया। इसके बाद सोना और कैश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बरही थाना क्षेत्र में लगभग 3:15 बजे के आसपास 4 अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें लूट की घटना घटित की गई है, जिसमें कि लगभग 4 लाख रुपए कैश और 3 किलो सोना जो है वो उनके द्वारा ले जाया गया। और जो भी टीम्स है यहाँ पे फिंगरप्रिंट की टीम है, एफएसएल से टीम है और टेक्निकल सेल की टीम है और सभी जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। और कुछ टीम्स जो हैं वो कुछ लीड पर काम कर रही है और हम लोग लगातार की छापेमारी वगैरह कर रहे हैं। और ये जो घटना है इसका उद्भेदन हम लोग जल्द करेंगे। कितनी संख्या में आए थे? 4 लोग थे जो कि 2 बाइक में आए थे, इसकी जानकारी मिली। जो हथियार बंद थे क्या थे सर? हथियार तो दिख रहा है जहाँ तक लोग बता रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग और भी चेक करेंगे कितने लोगों के पास हथियार था और कैमरा वगैरह जो है वो हम लोग भी चेक कर रहे हैं और बयान लोगों का लगातार भी ले रहे हैं। पता लग रहा है कि मोबाइल भी लेकर के गए हैं कर्मी लोग का, बैंक कर्मी का। तो अभी लोग डिटेल ले रहे हैं और उस संबंध में आपको कर्मियों के साथ मारपीट कुछ लोगों के साथ हुई है और कोई मेजर इंजरी तो हमको नहीं बताया गया है अभी, लेकिन कुछ कर्मियों के साथ मारपीट उस दौरान की गई होगी। तो जो भी बयान में आएगा उसके अनुसार हम लोग उनका बयान दर्ज करेंगे। इस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है सर। ठीक है, अपराध कर्मी अपराध कर रहे हैं, हम लोग डिटेक्शन करेंगे और जो भी इसमें कार्रवाई होता है वो लोग कर रहे हैं। नाकाबंदी वगैरह नाकाबंदी कर ली गई है और बगल के स्टेट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। गया डिस्ट्रिक्ट से भी लगातार बात हो रही है और उन लोग भी लगातार इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जबलपुर में कटंगी स्थित प्रज्ञाधाम के पास एक भूसे के गोदाम में पिछले 3 दिनों से लगातार आग लगने की घटनाओं से स्थानीय लोग दहशत में हैं। अब तक करीब 300 ट्रॉली भूसा जलकर खाक हो चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर कटंगी, मझौली, पाटन और जबलपुर से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन आग पूरी तरह नहीं बुझ पाने के कारण बार बार भड़क रही है। आग की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीन की मदद से गोदाम की दीवार तोड़कर भूसे को बाहर निकालकर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आग आसपास के घरों तक फैल सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। मैं ललित सोनी कटंगी से हूँ, युवक कांग्रेस अध्यक्ष पाटन विधानसभा। परसों 1 बजे से आग लगी है। जो प्रज्ञाधाम कटंगी की भूसा गोदाम है, जो गौशाला के लिए स्टॉक करके 1 साल के लिए रखा जाता है भूसा। लगभग परसों 1 बजे आग लगी है गोदाम में। प्रशासन द्वारा अपने स्तर से काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें पूरी आग अभी तक नहीं बुझी है। प्रशासन से निवेदन करते हैं, कल भी हमने निवेदन किया और इधर के स्थानीय लोगों से फायर ब्रिगेड का जो नंबर है उस पर फोन लगवाया कि तुरंत ही फायर ब्रिगेड हमें मिलना चाहिए। हमारी लोकल की जो नगर परिषद की फायर ब्रिगेड है वो भी आई थी, लेकिन हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये प्रज्ञाधाम हम सबका है और ये आग बुझना चाहिए, जिसमें कि जो भी भूसा है वो जितना भी बचेगा वो हमारी गौ माता के लिए काम में आएगा। और प्रशासन इसमें तेजी से काम करे, जिसमें कि पूर्णतः आग बुझ सके और जो बचा भूसा है वो हमारी गौ माता के लिए काम में आएगा। उसके पीछे भी लगभग 2 से 3 मकान हैं, उनमें भी खतरा है। अगर हवा चलती है तो उनमें भी आग लगने का खतरा है। हम चाहते हैं कि कोई अप्रिय घटना न घट पाए, उससे पहले प्रशासन पूरा ऑपरेशन करके इसको कंप्लीट करे। मौसम नेमा, मैं यहाँ स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला में कोषाध्यक्ष हूँ। परसों दोपहर में करीब 1 बजे अचानक यहाँ पे आग लगी। आग पहले थोड़ी सी लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग इतनी फैली कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। और वहाँ भी हमारा भूसा पड़ा था। लगभग यहाँ पे हम लोगों ने
150 टंकी मतलब 300 ट्राली भूसा परचेस किया था। तो पहले तो बाहर आग लगी थी खेत में, तो धीरे धीरे आग वो लग गई पूरे वहां पर गोदाम में भी लग गई और आज भी लगी है आग। एबीसी मशीन बुलवाई है तो दीवार फोड़ेंगे और भूसा को बाहर निकाल के उसमें से फिर बना रहे बुझाने की व्यवस्था। दमोह के तेंदुखेड़ा अग्निबाण नगर में लाल मुंह के बंदर का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां बंदर ने 2 बच्चियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बंदर पिछले 1 साल में 24 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद ने जल्द बंदर पकड़ने वाली टीम बुलाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम? कहाँ पर आया? क्या नंबर वार्ड? बंदर कितने बजे? वो हुई थी 6 बजे। बंदर ने काटा था, पेड़ था वो वहाँ से छत पर कूदा, बच्ची थी अकेली, उस वजह से वो छोटा बच्चा गया है उसकी वजह से वो बड़े बंदर ने कहा तो उसको हंगामा बोल दिया। आपका क्या नाम? हमारा छोटी यादव। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।